चलो नेक्स्ट चैप्टर लिखो, अभी क्या है, रोटेशनल मोशन। चलो चैप्टर डिफिकल्ट है, चैप्टर डिफिकल्ट है तो इसलिए थोड़ा पीछे रखा था कि अपना फिजिकल लेक्चर चालू हो जाएगा तब चालू करेंगे, लेकिन अभी क्या है, लफड़ा हो गया पूरा, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला भी। ठीक है, चलो तो क्या है, पहला लिखो रोटेशनल मोशंस। तो मोशन के दो टाइप से, चलो चलो लिखो, मोशन के दो टाइप से, कौन सा दो टाइप से, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। रोटेशनल मोशन हेडिंग लिखो, नीचे लिखो मोशन इज ऑफ टू टाइप्स। मोशन इज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सा टू टाइप्स है, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेट, चलो लिखो, चालू करो, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन मतलब क्या रहता है, लीनियर मोशन, एक लाइन में जो मोशन होता है ऐसा, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेटरी मतलब गोल 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 घूमता है, फैन का मोशन, वो रहता है रोटेटरी मोशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, रिजिड बॉडी। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, रिजिड बॉडी। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी मतलब क्या रहता है, रिजिड बॉडी का मतलब क्या रहता है, अब ये रिजिड बॉडी नहीं है, ये वाला रिजिड बॉडी नहीं है, ये स्केल ऐसा बेंड हो सकता है, तो ये रिजिड बॉडी नहीं है। लेकिन ये पेन रिजिड बॉडी है, ये पेन रिजिड बॉडी है, ये स्ट्रेच भी नहीं होता, कॉम्प्रेस भी नहीं होता, बेंड भी नहीं होता, तो ये पेन क्या है, रिजिड बॉडी है, स्केल नहीं। तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या रहता है, रिजिड बॉडी का मतलब क्या रहता है, पार्टिकल्स के बीच में अगर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, distance between particles of object, if it remains same, distance between particles of object, if it remains same, then that body is called rigid body. डेफिनेशन को जरूरत नहीं लिखने का, नहीं, बस याद रखो। तो अगर ये बॉडी है ऐसा, तो उसमें इधर एक पार्टिकल है, इधर एक पार्टिकल, इधर एक पार्टिकल, तो हर दो पार्टिकल के बीच में, हर दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है अगर उतना ही रहता है तो वो रिजिड बॉडी है, अगर चेंज होता है तो रिजिड बॉडी नहीं है। ओके, रिजिड बॉडी का क्या होता है, शेप चेंज नहीं होता, साइज चेंज नहीं होता। लिखो, ये लिखो, रिजिड बॉडी, इट्स शेप डज नॉट चेंज। रिजिड बॉडी मतलब क्या, इट्स शेप डज नॉट चेंज, इट्स शेप डज नॉट चेंज। शुभम, तेरे को जैसा सही लगता है वैसा करो, तुमको जो अच्छा लगता है वैसा करो, ठीक है। तो कैसा, इट्स शेप डज नॉट चेंज। देन उसके बाद लिखो सिस्टम, उसके बाद नेक्स्ट लिखो सिस्टम। सिस्टम क्या रहता है, देखो सिस्टम क्या रहता है,
ऐसा एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के अंदर एक आदमी है, ये लिफ्ट का स्ट्रिंग है। तो लिफ्ट शायद ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या चाहिए इसको। तो सिस्टम किसको पकड़ने का? लिफ्ट को पकड़ने का, क्या फिर मैन को पकड़ने का, क्या मैन विथ लिफ्ट को पकड़ने का? तो सिस्टम क्या रहता है? तो तुमको जो एज्यूम करना है उसको तुम लोग सिस्टम एज्यूम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो अकेले मैन को सिस्टम पकड़ सकते हो तुम लोग, मैन विद द लिफ्ट इसको सिस्टम पकड़ सकते हो, मैन लिफ्ट एंड ए स्ट्रिंग इसको सिस्टम पकड़ सकते हो, मैन लिफ्ट ए स्ट्रिंग और अर्थ, पूरा का पूरा अर्थ, अर्थ इधर नीचे रहेगा, अर्थ मैन लिफ्ट, ये पूरा का पूरा भी सिस्टम पकड़ सकते हो। तुमको जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसके हिसाब से तुम सिस्टम पकड़ सकते हो, ठीक है? ऐसा। तो सिस्टम मतलब कुछ भी कि जिसके ऊपर हम लोग फोर्स निकालेंगे, जिसके ऊपर हम लोग फोर्स निकालेंगे और जिसका एक साथ हम लोग सोचेंगे, उसके ऊपर एक साथ सोचेंगे, वो एक ही ऑब्जेक्ट है ऐसा सोचेंगे। तो इसको भी सिस्टम बोल सकते हो तुम, लिफ्ट और मैन को, और अकेला मैन को भी सिस्टम बोल सकते हो। डेफिनेशन क्या रहता है उसका? कलेक्शन ऑफ n पार्टिकल्स इज सिस्टम, कलेक्शन ऑफ n पार्टिकल्स इज सिस्टम। लेकिन अभी वो डेफिनेशन कुछ तुमको बताया तो भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए ऐसा बताया, ठीक है? सिस्टम क्लियर? सिस्टम का कुछ लिखने का नहीं है। सिस्टम के बाद नेक्स्ट क्या है? इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। सिस्टम के बाद नेक्स्ट लिखो, ये काम का है थोड़ा, लिखो इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। चलो लिखो। चलो सिस्टम के बाद नेक्स्ट लिखो, इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। चलो यहाँ पे एक आदमी है ए, उसके साथ लिफ्ट में एक लड़की है, ऐसा ऐसा बी, ठीक है? तो लिफ्ट में बैठे दोनों, और दोनों ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, या फिर लिफ्ट रुकी है, अपन को कुछ पता नहीं, या फिर कुछ हो रहा है, वो कुछ हमको देखने का नहीं। क्या है अभी? एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स को अंडरस्टैंड करना है। तो अगर हम लोग इसको सिस्टम पकड़ते हैं, ए को, हम लोग ए को सिस्टम पकड़ते हैं, तो ए सपोज ऐसा करता है, ए क्या करता है, उसके हैंड से हेड को इधर पुश करता है। ए क्या करता है, उसके हैंड से हेड को, उसके अपने हेड को पुश करता है। तो ये वाला फोर्स उसका इंटरनल हो गया। हम लोगों ने सिस्टम किसको पकड़ा है? ए को सिस्टम पकड़ा है। ए को सिस्टम पकड़ा है मतलब ए के ऊपर थिंक करने का, ए के ऊपर थिंक करने का, ए कैसा कर रहा है, उसके ऊपर कितना फोर्स से क्या हो रहा है, वैसा वैसा। तो ए अपना सिस्टम है, तो ए ने अपने हैंड से अपने ही सर पे ऐसा फोर्स लगाया, तो ये वाला फोर्स है इंटरनल। और अगर लड़की उस लड़के को ऐसा धक्का देती है, लड़की ये लड़के को क्या करती है, ऐसा पुश करती है, तो वो वाला फोर्स हो गया एक्सटर्नल, क्योंकि इसको सिस्टम पकड़ा है तो सिस्टम के बाहर वाला फोर्स हो गया एक्सटर्नल। जो ग्रेविटी है अर्थ, अर्थ ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया, अर्थ इस आदमी को नीचे खींचेगा, अर्थ का मैन के ऊपर फोर्स रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस मैन के ऊपर जो है वो भी क्या है, एक्सटर्नल है, बाहर का है ना, अर्थ ने लगाया ना तो बाहर का है। आदमी अपना सिस्टम है, तो आदमी छोड़ के बाहर से जो भी फोर्स आता है वो एक्सटर्नल, आदमी छोड़ के बाहर से जो भी आता है वो एक्सटर्नल। ओके, अगर सिस्टम हम लोग इन दोनों को मिलके पकड़ते, या फिर पूरे इसको, अगर इसको हम लोग सिस्टम पकड़ते, इसको हम लोगों ने अभी सिस्टम किसको पकड़ा, लिफ्ट, मैन एंड गर्ल, गर्ल या फिर वुमन जो भी बोलना है बोलो। तो इसको हम लोगों ने सिस्टम पकड़ा है। तो अगर लड़की लड़के को पुश करती है
तो वो भी इंटरनली फोर्स हो गया। ये बॉय गर्ल को पुश करता है इधर, तो वो भी इंटरनली होगा। ठीक है, ओके। तो इंटरनल एक्सटर्नल समझा। जिसको हम लोग सिस्टम कंसिडर करते हैं, जिसको हम लोग सिस्टम कंसिडर करते हैं, उसके हिसाब से इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स रहता है। सिस्टम के अंदर का है तो इंटरनल, सिस्टम के बाहर है तो एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, चलो। उसका डेफिनेशन क्या सिंपल में, force which is inside system is internal, force which is inside system force which is inside system is internal, force which is outside system is external, force which is outside system is external। ठीक है, ओके। चलो, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट कंसेप्ट अच्छा है, फर्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं अभी। सेंटर ऑफ मास, क्या करने का, सेंटर ऑफ मास। चलो लिखो। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास, चलो नया नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या रहता है, देखो ये स्केल है, ये स्केल है, स्केल को इधर मास है, इधर मास है, इधर मास है, हर जगह पे स्केल को कुछ ना कुछ मास है। लेकिन मैंने ऐसा रखा तो स्केल यहां पर स्टेबल रहता है, ऐसा रखा तो स्केल यहां पर एक फिंगर पे रहा है, ऐसा एक फिंगर पे रहता है। तो इसका मतलब क्या है, पूरे एंटायर स्केल का मास यहां पर कंसंट्रेटेड है, पूरे एंटायर स्केल का मास यहां पर कंसंट्रेटेड है, ऐसा एक्ट करता है। तो इधर स्केल का सेंटर ऑफ मास है, हम लोग बोल सकते हैं, इधर स्केल का सेंटर ऑफ मास है, हम लोग बोल सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, एंटायर मास जहां से काम करता है वो वाला पॉइंट, एंटायर मास जहां से काम करता है वो वाला पॉइंट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे काम कर रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे काम कर रहा है, mg इसका मास जो भी रहेगा उस पे ग्रेविटी g लगाएगा और mg फोर्स डाउनवर्ड रहेगा। तो mg कहां से एक्ट होता है, तो वो होता है सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होता है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम ही रहता है। तो वो होता है सेंटर ऑफ, सेम ही रहता है कब, अगर जी हर जगह पे कांस्टेंट है, तो वो बाद में बोलूंगा मैं तुमको, ये अभी दो तीन लाइनें फास्ट जो बोला समझा नहीं तो टेंशन मत लो। तो सेंटर ऑफ मास से, तो mg कहां से एक्ट होता है, सेंटर ऑफ मास से एक्ट होता है, और वहां पर ही मैंने फिंगर लगा दिया है, उसके बराबर नीचे फिंगर लगा दिया है। तो mg डाउनवर्ड है और उसके बराबर नीचे मेरा फिंगर है, तो फिंगर ने ऊपर फोर्स लगाया, उतना ही, दोनों कैंसिल हो गया, तो टोटल फोर्स 0, तो वहां पे वो स्टेशनरी है अभी। ठीक है, ओके। सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही रहेगा ऐसा कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ मास किधर भी हो सकता है, सेंटर ऑफ मास किधर भी हो सकता है। जैसे कि ये देखो, ये पूरा सर्कल है, ऐसा सर्कल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे रहेगा। ठीक है, लेकिन तुमने इधर से ऐसा कट किया, ये वाला पार्ट ऐसा कट किया,
इधर का पार्ट क्या किया, स्फीयर का कट किया पूरा, तो इतना ही पार्ट बचा, यही पार्ट बचा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर आता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर, तो इधर आता है। इसका पूरे का सेंटर ऑफ मास, ये जो चंदा जैसा दिख रहा है, चंदा मामा जैसा दिख रहा है ये, तो इस पूरे का सेंटर ऑफ मास इधर रहता है, कोपचे में रहता है। ऐसा नहीं कि बॉडी पे ही रहता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऐसा नहीं है कि बॉडी पे रहता है, बॉडी छोड़ के भी रह सकता है। किधर रहता है, बॉडी के अंदर भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, सेंटर पे ही रहता है ऐसा कुछ नहीं है, किधर भी हो सकता है वो। तो कैसे निकालने का, आउटसाइड कैसे, मतलब यहाँ सबका सेंटर ऑफ मास इधर ही आउटसाइड रहता है, ऐसा कुछ नहीं कि इनसाइड ही रहना चाहिए, आउटसाइड रह सकता है। मतलब जैसा इसको पॉइंट मिलता है, एक जगह पे मैंने फिंगर लगाया तो ये रुकता है, ऐसा इसको पॉइंट फाइंड आउट करके देखो, नहीं मिलता। ऐसा इसको पॉइंट फाइंड आउट करके देखो। तुम लोग क्या करो, तुमको अगर लग रहा है कि ये आउटसाइड कैसा जाता है, ट्राई करो। कार्डबोर्ड लो, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड लो, ले लो एक, और कार्डबोर्ड को क्या करने का, ये ऐसा कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड को क्या करने का, ऐसा कट करो, इस स्टाइल में ऐसा कट करो, ठीक है ना। कार्डबोर्ड को इस ऐसा स्टाइल में कट करो और ऐसा फिंगर पे लेने का उसको ट्राई करो, ऐसा फिंगर पे लो उसको, ऐसा खड़ा हो जाएगा वो, समझ रहा है क्या। ये थोड़ा उल्टा ही हो गया, वो वाला है। देखो ये वाला ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, थोड़ा अभी ये ऐसा ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तुम लोग ऐसा उसको कट करो अच्छे से और इसको ट्राई करो, ऐसा इधर उंगली पे रखने का, इधर ट्राई करो। ओके, रहता है क्या, देखो ऐसा हो सकता है, ऐसा रुक जाएगा, ऐसा रुक जाएगा, ऐसा रुक जाएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसा इसको हॉरिजॉन्टल रखने का, ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। ऐसा ऐसा इधर ट्राई करो, नहीं रुकेगा। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर रह सकता है, बाहर रह सकता है, किधर भी रह सकता है, वो बॉडी पे डिपेंड करता है। तो कैसे निकालने का सेंटर ऑफ मास, क्या फॉर्मूला है क्या उसके लिए, हाँ है फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है, ऐसा है, ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये अपना है एक्स एक्सिस है, और इधर बहुत सारे पार्टिकल्स है, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, इधर एक पार्टिकल है, इधर एक है पार्टिकल, यहाँ पर भी एक है, इधर भी एक पार्टिकल है, इधर भी एक पार्टिकल है, हर जगह पे ऐसा पार्टिकल है। कितना पार्टिकल है, बहुत पार्टिकल, इधर भी है, इधर सब जगह पे पार्टिकल। तो m1 इसका डिस्टेंस ओरिजिन से r1 बा पोजीशन वेक्टर, इस मास का पोजीशन वेक्टर मतलब सेंटर से निकलने वाला और इस पॉइंट तक खत्म होने वाला वेक्टर, ऐसा बस ऐसा। तो m2 है सेंटर से इधर तक का वेक्टर r2 बार, m3 है फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट्स है। तो मुझको क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट position vector of center of mass. So how to find out position vector of center of mass? It is summation mi ri upon summation mi. It is what? It is summation mi ri upon summation mi. हर एक मास उसका पोजीशन वेक्टर, इनका मल्टीप्लीकेशन, मतलब हर एक मास मतलब m1 उसका पोजीशन वेक्टर m1 r1, दूसरा मास उसका पोजीशन वेक्टर m2 r2, तीसरा मास उसका पोजीशन वेक्टर m3 r3, बार 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 ऐसा हर एक मास का लेने का, मतलब समेशन सबका m1 m2 m1 r1 m2 r2 m3 r3 हर एक मल्टीप्लीकेशन लेने का और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मासेस, ये आता है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर।
ठीक है, चलो इतना लिखो। इसका यूज कैसे करने का मैं धीरे धीरे बता दो, वही देखना है आज। चलो डायग्राम निकालो, हेडिंग लिखा सेंटर ऑफ मास, फिर उसके बाद डायग्राम, डायग्राम के बाद फॉर्मूला। फिफ्थ पॉइंट मत लिखो, चलो लिखो।